हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उत्प्रेरण और उत्प्रेरक। जी हाँ, उसका नाम है कैटालिसिस एंड कैटालिस्ट। उत्प्रेरण और उत्प्रेरक का अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में मैक्सिमम ये पेपर में पूछा जाता है। तो उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है, इसके बारे में डियर स्टूडेंट हम लोग पूरा देखेंगे कि उत्प्रेरण क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, पूरा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग फटाफट सीख लेते हैं उत्प्रेरण के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं उत्प्रेरण लिखा है, तो उत्प्रेरण जो नाम आया, ये नाम कैसे आया, थोड़ा इस पर हम लोग जानकारी कर लेते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, उनका नाम था जे बर्जीलियस। इनका नाम था जॉन्स जैकब बर्जीलियस। तो इन्होंने 1825 ईस्वी में सबसे पहले उत्प्रेरण और उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किया था। तो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। जे बर्जीलियस के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं, जे बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर तो आप जानते होंगे कि रसायन विज्ञान का जो जन्मदाता है उनका नाम है लेवाशियर, लेकिन अगर कोई ग्रैंडफादर पूछ ले रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं उनको ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनका नाम है जे बर्जीलियस। तो जे बर्जीलियस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग सीख लेते हैं कि होता क्या है उत्प्रेरण और उत्प्रेरक। तो इसको हम सीखने के लिए सबसे पहले इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक वेग को प्रभावित करते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कोई भी बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को यानी अपक्रिया के वेग को या घटा देगा या बढ़ा देगा, यानी कहने का मतलब प्रभावित करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं कैटालिस्ट। ठीक, और इस पूरी जो घटना को घटाने बढ़ाने वाली जो भी घटना है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण या कैटालिसिस। तो फिर से एक बार देख लेते हैं उत्प्रेरण क्या है। तो वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, और इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण। अब ये जो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक एक पदार्थ है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होता है, जबकि उत्प्रेरण एक घटना है। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण लगभग सेम ही है। नहीं, उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है और उत्प्रेरण एक घटना है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने या घटाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उस पूरे घटना को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण। अब जो उत्प्रेरण है, ठीक है, तो उत्प्रेरण के बारे में हम लोग और विस्तृत जानकारी करते हैं। उत्प्रेरण है क्या? तो अगर हम बात करें इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन यानी उत्प्रेरण का वर्गीकरण, उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर इसका क्लासिफिकेशन देख लें, उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक अवस्था के आधार पर, एक है भौतिक अवस्था के आधार पर इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब कि जब भी कभी भौतिक का नाम आए, समझ लेना ये ठोस के बारे में बात हो रही है या द्रव के बारे में बात हो रही है या गैस के बारे में बात हो रही है। तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात हो रही है, भौतिक अवस्था है। दूसरा है कार्यविधि के आधार पर, दूसरा है कार्यविधि के आधार पर। तो दूसरा नंबर है कार्यविधि के आधार पर, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग।
तो वर्किंग के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं और भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो उत्प्रेरण तो समझ गए, उत्प्रेरण एक घटना है, जबकि उत्प्रेरक के क्या है, पदार्थ है। उत्प्रेरक के लिए एक बात और याद कर लेना, उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा, रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि अगर प्रभावित नहीं करेगा तो उत्प्रेरण की घटना नहीं होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, पहला भाग है, इसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। पहला है समांगी उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो अगर कोई पूछ ले कि उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहले आप बता देना कि उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा कार्यविधि के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भाग हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला समांगी उत्प्रेरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, फिर हम लोग बात करते हैं कार्यविधि के आधार। चलिए ठीक है, कार्यविधि के आधार पर इसी ठीक है लाइन में हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण को चार भागों में बांटा गया है। कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण को चार भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक उत्प्रेरण। पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, इसको निगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं। तीसरा है स्व उत्प्रेरण, इसको बोलते हैं, ये वाले को इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। और तीसरा नंबर 4 है प्रेरित उत्प्रेरण, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। तो अगर हम देखें कि जो उत्प्रेरण है, उत्प्रेरण को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। कार्यविधि के आधार पर कि कैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक है वो कार्य कैसे करता है, उसके आधार पर चार भाग हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरण पॉजिटिव कैटालिसिस, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण निगेटिव कैटालिसिस, तीसरा स्व उत्प्रेरण इसको ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं, और लास्ट वाला है प्रेरित उत्प्रेरण, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो बहुत पेपर में कम आता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पेपर में हर बार पेपर में आता है। धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, स्व उत्प्रेरण क्या होता है, और प्रेरित उत्प्रेरण, तो ये चारों में से एक पेपर में पूछा ही जाता है कि होता कैसे है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो जैसा कि बताए थे, उत्प्रेरण भौतिक अवस्था के आधार पर दो भाग होते हैं, एक समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। तो समांगी और विषमांगी में देखने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक है अभिकारक और एक है उत्प्रेरक। अभिकारक और उत्प्रेरक से हमको मतलब है, उत्पाद से कोई मतलब नहीं है। अभिकारक और उत्प्रेरक के बारे में हमने आपको बता दिया था। अभिकारक और अगर उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में हो तो समझ लेना उस उत्प्रेरण को क्या बोलते हैं, समांगी। यानी कि अगर किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, एक ही अवस्था में हो, यानी दोनों की अवस्था समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी। और विषमांगी का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों असमान अवस्था में हो, यानी ये अलग हो ये अलग हो। अगर ये मान लेते हैं कि अभिकारक
अभिकारक, ठोस है तो उत्प्रेरक गैस होगा या द्रव होगा यानी अलग होगा तब विषमांगी होगा। चलिए एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ग्लूकोज, ये है सुक्रोज। सुक्रोज का जो रासायनिक फार्मूला है वो है C12H22O11। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, ये द्रव अवस्था में है। यहाँ पर जल ले लेते हैं तो जैसे ही सुक्रोज को हम पानी में घोल देते हैं, यहाँ हमने उत्प्रेरक लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तनु है अर्थात लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ से देखते हैं हमारा जो ये अभिकारक है, अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक भी द्रव अवस्था में है और उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में है, अर्थात कहने का मतलब ये जो है उत्प्रेरण ये क्या होगा, समांगी उत्प्रेरण होगा। क्या होगा, समांगी। दूसरा एग्जांपल फिर देखते हैं। यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है यानी गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, यानी हमारा जो अभिकारक है वो गैसियस फॉर्म में है, गैस अवस्था में है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये NO है, ये उत्प्रेरक है, ये किस अवस्था में है, ये भी गैस फॉर्म में, यानी ये गैस है, अभिकारक भी गैस और उत्प्रेरक भी गैस, ये अभिक्रिया भी क्या होगी, समांगी उत्प्रेरण होगी। तो अगला फिर अगर हम विषमांगी का देख लेते हैं तो विषमांगी में क्या है, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं अलग अलग असमान। जैसे ये है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन क्या है, गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर हमने जो कैटालिस्ट लिया आयरन वो ठोस है, अर्थात इसकी अवस्था गैस है और इसकी अवस्था क्या है, ठोस है, यानी दोनों की अवस्था अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था अलग अलग है, अर्थात ये वाली जो घटना होगी ये होगी विषमांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला एग्जांपल यहाँ पर फिर देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर NO लिए थे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म में, यहाँ पर भी गैस फॉर्म में, तो ये क्या था, समांगी। लेकिन अब यहाँ हमने प्लेटिनम ले लिया तो प्लेटिनम क्या है, ठोस अवस्था में है। तो जब प्लेटिनम ठोस अवस्था में है यानी अभिकारक की अवस्था गैस है और उत्प्रेरक की अवस्था क्या है, ठोस है, तो ये जो पूरी घटना होगी ये क्या होगी, विषमांगी उत्प्रेरण। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समांगी का मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक की सेम अवस्था, विषमांगी का मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक की अलग अलग अवस्था या असमान अवस्था। तो ये वाला एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि अगर पेपर में आएगा समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, तो आप बढ़िया से निकाल लोगे। डियर स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कि कार्यविधि के आधार पर कैसे उत्प्रेरण का वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा है स्व उत्प्रेरण और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं चारों के बारे में। तो डिफिनीशन आपकी सब सेम होगी, जैसे पहले हमने उत्प्रेरण की परिभाषा बताई थी तो सेम है यहाँ पर। धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक का यहाँ पर मतलब होता है बढ़ाने वाला, यानी वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा दें उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और इस पूरी घटना को बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं तो उस बाह्य पदार्थ को हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। चलिए देख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं H2 है, हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये मिल करके जल बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पर उत्प्रेरक है। अब देखिए सपोज करिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके
जल बनाने में 5 मिनट का टाइम लगता है। यानी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखते हैं तो 5 मिनट में ये नॉर्मल बिना उत्प्रेरक के 5 मिनट में बन जाता है। लेकिन जैसे इसमें प्लेटिनम मिला देते हैं तो यही जो हमारा प्रोडक्ट है जो 5 मिनट में फॉर्म हो रहा है ये मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में फॉर्म हुआ। इसका मतलब कि समय कम लगा, स्पीड ज्यादा हुई। स्पीड ज्यादा का मतलब कि इस पदार्थ ने रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो रासायनिक अपक्रिया 5 मिनट में पूरी होने वाली थी अब 2 ही मिनट में पूरी हो रही है। तो प्लेटिनम यहाँ पर किसका काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का, और ये जो एग्जाम्पल है ये धनात्मक उत्प्रेरण के लिए है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है। ऋणात्मक उत्प्रेरण इसको निगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं। सेम परिभाषा, ऐसे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को कम कर दे, घटा दे, इसलिए इसका नाम ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी माइनस, घटाने वाला। तो वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब हम H3PO4 डाल देते हैं, ठीक, तो जैसे हम H3PO4 डालते हैं तो बनता क्या है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। जब यहाँ पर इसको फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं, ये हटा देते हैं तो बिना उत्प्रेरक के सपोज करो कि ये जो जल बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है ये 5 मिनट में बन रहा है। लेकिन जैसे हम इसको डाल देते हैं, H3PO4 को डाल देते हैं, वैसे ये अपक्रिया 5 मिनट में ना पूरी होकर के बल्कि 8 मिनट लेती है, 10 मिनट लेती है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पदार्थ ने इसकी जो क्रियाशीलता है यानी अभिक्रिया का वेग है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, मंद कर दिया, इसलिए प्रोडक्ट देर में फॉर्म हुआ। तो ये कहलाएगा, ये पदार्थ कहलाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, और ये जो एग्जाम्पल है ये ऋणात्मक उत्प्रेरण के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्व उत्प्रेरक, इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो ऑटो कैटालिसिस क्या है, इसमें एक चीज याद कर लेना, स्व का मतलब स्वयं से, स्वयं का मतलब है कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, उत्पाद भी बने, अपक्रिया का वेग भी बढ़े, लेकिन कोई बाहर से उत्प्रेरक इस्तेमाल ना किया जाए। अभिक्रिया में ही अपक्रिया के पदार्थ ही उत्प्रेरक का काम करते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट में जब जल मिलाते हैं तो होता क्या है कि अगर यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से जल और यहाँ से कितना देख लेते हैं, यहाँ से H और O, यहाँ से C2H5, तो यहाँ से ये जब निकल जाएगा यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन बना लेता है। तो हाइड्रोजन आयन खुद ही अपनी अपक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और फॉर्म कर देगा। इसका नाम है C3CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा, C2H5, यहाँ OH, ये है एथिल अल्कोहल। यानी हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन है इसने खुद ही अपने वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ जैसे ही उत्पाद पदार्थ बनाने लगता है, तो उत्पाद पदार्थ जब बनना शुरू होता है तो वो उत्पाद पदार्थ अपनी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करके रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करता, बढ़ा देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण बोलते हैं। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला है, इसका नाम है प्रेरित उत्प्रेरण। इसको इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। इंड्यूस्ड कैटालिसिस में होता क्या है, इसका जो मेन थीम है अभी आपको बता देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है जो मेहनत करके पढ़ता रहता है। जब आप उसको देखेंगे तब तक पढ़ता रहता है। दूसरा बच्चा जब देखो घूमता रहता है, ठीक है, तो एक तो पढ़ता रहता है, दूसरा घूमता रहता है। लेकिन जब पढ़ने वाला कहेगा कि भैया आओ मेरे साथ रहो, तो जब पढ़ने वाले के साथ में ना पढ़ने वाला आएगा
तो वो देखेगा कि यार हम तो घूम रहे हैं, ये तो पढ़ रहा है, चलो लाओ हम भी पढ़ लेते हैं। इसका मतलब कि उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा और वो भी पढ़ने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित। प्रेरित का मतलब एक ने दूसरे को प्रेरित किया, भैया तुम भी पढ़ लो। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर दो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। एक रासायनिक अपक्रिया उत्पाद बना लेगी, दूसरी रासायनिक अपक्रिया उत्पाद नहीं बना पाएगी। यानी कि मतलब एक बच्चा पढ़ने वाला है, एक ना पढ़ने वाला है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये है सोडियम सल्फाइड, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो बनता है सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन ये है सोडियम आर्सेनाइड जो है, ये जल के ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें कोई नो रिएक्शन यानी कोई उत्पाद या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। यानी पहली वाली रिएक्शन हो रही है, दूसरी वाली रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, इसने कहा कि चलिए हम लोग ना मर्ज करते हैं, दोनों लोग मिल करके रिएक्शन बनाते हैं। तो अब मिल करके रिएक्शन बनाएगा, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे यानी सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों लोग मिल करके जब रिएक्शन बनाएंगे तो सोडियम सल्फेट तो पहले से बन रहा है, जो सेकंड वाली अपक्रिया नहीं होती थी वो भी होने लगती है, जिसका नाम है सोडियम आर्सेनेट। यानी सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट दोनों बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। यानी पहली अभिक्रिया ने दूसरी अभिक्रिया को क्या किया, मोटिवेट किया यानी प्रेरित किया, और दोनों अभिक्रिया पूरी हो गई। तो अगर इसकी डिफिनीशन बनाना हो तो ये बताना कि वे दो रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें एक रासायनिक अपक्रिया उत्पाद पदार्थ बना लेती है, दूसरी रासायनिक अपक्रिया उत्पाद पदार्थ नहीं बना पाती है। लेकिन जब वो एक दूसरे से मिल करके एक साथ रिएक्शन बनाते हैं तो दोनों रासायनिक अपक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब कि पहली वाली अपक्रिया ने दूसरी वाली अपक्रिया को प्रेरित किया उत्पाद पदार्थ बनाने के लिए। इस घटना को बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। तो डियर स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल और इसकी डिफिनीशन आप लोग पढ़ लेना। इसमें ये वाला जो टॉपिक है धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पेपर में आता है। इनमें से कोई 2 नंबर का पेपर में फंस जाएगा, ठीक है। तो